नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने विषय की ओर। विषय के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं गद्य साहित्य के विकास से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, जिसमें अतिलघु और बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर हैं। तो पिछले दो वीडियो में हमने 30 प्रश्नों को पढ़ लिया है। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। भारतेंदु युग का नामकरण, यानी भारतेंदु युग को भारतेंदु युग क्यों कहा जाता है या उसके नाम की क्या सार्थकता है, भारतेंदु युग के नाम की क्या सार्थकता है, कुछ इस टाइप का प्रश्न है। तो उत्तर देख लीजिए। भारतेंदु जी की अद्वितीय गद्य सेवाओं के कारण तथा अपने समकालीन गद्य लेखकों में उनके सर्वाधिक सक्रिय होने के कारण सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग कहा जाता है। ध्यान दीजिए, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक को क्या कहा जाता है? भारतेंदु काल। उसके बाद है द्विवेदी युग का नामकरण। तो द्विवेदी युग का नामकरण क्यों पड़ा द्विवेदी युग? तो सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक के काल में हिंदी गद्य के निर्माता तथा हिंदी भाषा के व्याकरण के नियमों की शुद्धता, ध्यान दीजिए, हिंदी गद्य के निर्माता और हिंदी भाषा के व्याकरण के नियमों की शुद्धता तथा भाषा के परिष्कार के कारण द्विवेदी जी के व्यक्तित्व की अलौकिक प्रतिभा के कारण द्विवेदी युग नाम दिया गया। यानी उन्होंने भाषा को सुधार किया, व्याकरण का सुधार किया, गद्य को एक नई दिशा दी। तो अब ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से, यानी उनके व्यक्तित्व की प्रतिभा से इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। उसके बाद है नाटक के तत्वों के नाम। नाटक के 5 तत्व हैं: कथा वस्तु, नायक, रस, अभिनय, वृत्ति। उसके बाद है, देखिए, हिंदी में रेखा चित्र का सूत्रपात कब हुआ? तो हिंदी में रेखा चित्र का सूत्रपात 1929 ईस्वी में हुआ, जिसमें पंडित पदम सिंह शर्मा के पद्म पुराण निबंधों से माना जाता है। यानी पहला रेखा चित्र पंडित पदम सिंह शर्मा ने पद्म पुराण नामक रचना में लिखा है। भारतेंदु युग के दो जीवनी लेखक कौन है? तो दो जीवनी लेखक हैं कार्तिक प्रसाद खत्री और गोपाल शर्मा शास्त्री। फिर है द्विवेदी युग के 2 जीवनी लेखक और उनकी एक एक कृति। ऊपर था भारतेंदु युग के 2 जीवनी लेखक, तो भारतेंदु युग का देख लिए। अब देखिए द्विवेदी युग में कौन जीवनी लेखक हैं? तो एक है पहले नंबर पे हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने लिखा था सम्राट अशोक की जीवनी। और दूसरे हैं महादेव भट्ट, इन्होंने लाला लाजपत राय की जीवनी लिखी थी। फिर है 2 आत्मकथा लेखक एवं एक एक कृति। तो आत्मकथा लेखक हैं, पहले नंबर पे हैं वियोगी हरि, इनकी आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं वृंदावन लाल वर्मा और इनकी कृति है अपनी कहानी, यानी इनकी आत्मकथा का नाम है अपनी कहानी। तो अपनी कहानी आत्मकथा किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की। और मेरा जीवन प्रवाह किसका है? वियोगी हरि का। उसके बाद है 4 गद्य विधाओं के नाम। 4 गद्य विधाएं आप कोई भी लिख सकते हैं, जिसमें आप देख लीजिए निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। उसके बाद देखिए पदम सिंह शर्मा किस युग के लेखक हैं? ये प्रश्न है, तो उत्तर होगा पदम सिंह शर्मा द्विवेदी युग के लेखक हैं। फिर है 2 विचारात्मक निबंधकारों के नाम लिखिए, यानी उन निबंधकारों का नाम लिखना है जिन्होंने विचारात्मक निबंध लिखे। तो वो 2 हैं बाबू श्याम सुंदर दास और आचार्य विनोबा भावे। ये विचारात्मक निबंधकार हैं। फिर है शिकार साहित्य के लेखक कौन है? ये प्रश्न तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत कई बार पूछ चुका है। तो शिकार साहित्य के लेखक श्री राम शर्मा है। फिर देखिए हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाएं, ये भी अधिकांशतः यूपी बोर्ड में पूछा जाता है
कि हिंदी साहित्य का प्रसार प्रचार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम बताइए, या कौन सी 2 संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया। तो क्वेश्चन जिस तरह भी घुमाए, बस आप ध्यान दीजिए कि हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाएं हैं नागरी प्रचारणी सभा और दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज। उसके बाद क्वेश्चन है गद्य क्या है, या गद्य किसे कहते हैं, या गद्य से क्या तात्पर्य है। तो देखिए उत्तर, गद्य वह रचना है जो छंद के बंधन से मुक्त हो जाती है, यानी जो छंदों के बंधन से मुक्त हो वही गद्य है। इसके बाद है हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ था। तो हिंदी गद्य का आविर्भाव 13वीं शताब्दी में हुआ था। फिर है गद्य की उपयोगिता। तो गद्य किस लिए उपयोगी है। तो गद्य में हम अपने विचार आसानी से व्यक्त कर सकते हैं तथा ज्ञान विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य है। यानी अपने विचार को हम जिस तरह भी आसानी से प्रकट कर लें और जो हमें हर जगह मिले तो वही है गद्य। उसके बाद है हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलते हैं। तो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रजभाषा में मिलते हैं। फिर देखिए ब्रजभाषा का सूत्रपात कब हुआ था। तो ब्रजभाषा का सूत्रपात सन 1343 ईस्वी के आसपास हुआ था। ध्यान दीजिए, ब्रजभाषा का सूत्रपात मतलब शुरुआत 1343 ईस्वी के आसपास हुआ था। ब्रजभाषा गद्य के 2 प्रसिद्ध लेखक देख लीजिए। ब्रजभाषा गद्य के 2 प्रसिद्ध लेखक हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ और दूसरे हैं गोकुलनाथ। इसके बाद है खड़ी बोली गद्य के जनक किसको कहते हैं, यानी खड़ी बोली का जनक कौन है या किसे माना जाता है। तो खड़ी बोली गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, अधिकांशतः ये पूछता भी है। फिर है खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक कौन है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक कवि गंग हैं और उनकी प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। फिर देखिए खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायकों के नाम। तो खड़ी बोली को 4 उन्नायक हैं मुंशी सदा सुखलाल, फिर है इंसाल्ला खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। ये 4 ऐसे लेखक हैं जिन्होंने खड़ी बोली के उत्थान के लिए प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। उसके बाद है खड़ी बोली का आविर्भाव 19वीं कब माना जाता है। तो खड़ी बोली का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के जागरण काल में माना जाता है। फिर है ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा हिंदी के विकास या प्रसार प्रचार में। ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा या ईसाई मिशनरियों का क्या योगदान रहा। तो उस दोनों का उत्तर एक ही होगा। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए बाइबिल का खड़ी बोली में अनुवाद कराया और भारत के विभिन्न स्थानों पर वितरित कराया। उसके बाद है भारतेंदु से पूर्व 2 राजाओं का योगदान, यानी भारतेंदु युग से पहले किन 2 राजाओं ने साहित्य में अपना योगदान दिया। तो वो 2 राजा हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। फिर देखिए गद्य और पद्य में अंतर। गद्य के विषय विचार प्रधान तथा दैनिक जीवन में बोली जाती है, जबकि पद्य के विषय भाव प्रधान एवं कल्पना पर आधारित है तथा छंदों के बंधन में बधी रहती है। यानी जो दैनिक जीवन में बोली जाती है वो गद्य है और जो कल्पना पर आधारित होती है और छंदों में बधी होती है वो पद्य है। अब फिर देखिए भारतेंदु युग की समय सीमा। भारतेंदु युग की समय सीमा या कालावधि सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। फिर है भारतेंदु युग के 2 गद्य लेखक और उनकी एक एक रचना। तो भारतेंदु युग के 2 गद्य लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, इनकी रचना है नूतन ब्रह्मचारी, और प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना है हठी हमीर। फिर देखिए भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम। भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाएं हैं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछता है कि भारतेंदु युग की किन्हीं 2 पत्रिकाओं का नाम लिखिए या भारतेंदु युग की किन्हीं 4 पत्रिकाओं का नाम लिखिए, या फिर आपको दे देगा कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है या ब्राह्मण किस युग की पत्रिका है। तो ये ध्यान दीजिएगा
कि ये 5 जो हमने पत्रिकाएं दी हुई हैं यहाँ पे, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और आनंद कादम्बिनी, ये भारतेंदु युग की ही हैं। उसके बाद है भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं। तो भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं हैं, इस युग में लेखकों ने अपनी भाषा, जाति और राष्ट्र के लिए अकुलाहट थी। यानी ये लोग जो भी लिखते थे राष्ट्र के लिए लिखते थे और राष्ट्र से ज़्यादा सर्वोपरि इनके लिए कुछ भी नहीं था। और दूसरा है, भारतेंदु युग में हिंदी गद्य को एक निश्चित स्वरूप मिला। यदि आप लोग कोई क्वेश्चन छूट गया हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जो इसमें नहीं मैंने बताया है, आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ के पता कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।